सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। वैसे तो पाकिस्तान में आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे छापे, गिरफ्तारियां, पॉलिटिकल मीटिंग्स, तरमीम के सिलसिले में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आज की नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि पिछले 20 सालों की जो सबसे बड़ी खबर है आज वो हो गई है। वो डर, वो खतरा जो बनी नौ इंसानियत को पिछली कई दहाइयों से था, साइबर वॉरफेयर की एक ऐसी जंग जिसमें रवायती हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे बल्कि आपके हाथ में पकड़ा हुआ फोन ही बम साबित होगा और वो फटकर आपकी जान ले लेगा। और कोई किसी और जगह से बैठ के उसको मॉनिटर करेगा। आपके घर में पड़ा हुआ टेलीविजन और दूसरा इक्विपमेंट कोई किसी और जगह से बैठकर बम की तरह आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा और आपकी जान ले लेगा। इस पर बहुत सारी फिल्में बनी, इस पर बहुत सारे तज्जिए हुए, किताबें लिखी गई, बताया गया कि बहुत जल्द साइबर वॉरफेयर जो है, साइबर जंग जो है वो छिड़ेगी और किसी भी वक्त कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर इससे हमला करेगा और वो हमला इतना लीथल होगा कि जिस पर होगा वो संभल नहीं पाएगा। आखिरकार आज हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो इस नौयत का सबसे पहला बड़ा हमला दुनिया में हो गया है। इजराइल ने रिपोर्टेडली ये हमला किया है लेबनान के ऊपर। लेबनान के अंदर 3000 के करीब इस वक्त तक लोग जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और 9 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं इस साइबर वॉरफेयर से। ना कोई गोली चली, ना कोई बंदूक, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फोन की तरह का एक इक्विपमेंट, बल्कि उससे भी छोटा, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं पेजर, इसको इस्तेमाल किया गया। ये फटा, किसी की जेब में फटा, किसी के हाथ में फटा, किसी के घर पे पड़ा हुआ फटा, और पीछे से इसे जाहिर है एक मैसेज इसके अंदर भेजा गया और ये फटा और इसने 9 जानें अभी तक ले ली हैं। अभी पता नहीं कितनी जानें जानी है, क्योंकि 3000 के करीब, कोई कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 2700, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं 3000 लोग, कुछ इससे भी ज्यादा लोगों के बारे में कह रहे हैं वो क्रिटिकली जख्मी है। अभी पता नहीं इसमें कितनी जानें जाएंगी। पहले तो आपको बता दें ये पेजर क्या है। ये पाकिस्तान में भी पहले इस्तेमाल होता रहा है और दुनिया में ये 1980 से 90 की दहाई में वाइडली यूज होता था जब मोबाइल फोन नहीं था। मोबाइल फोन में तो जाहिर है आप कॉल भी कर सकते हैं, आप तो वीडियो भी देख सकते हैं। ये उस जमाने में है जब अभी मोबाइल फोन नहीं था या इतना आम नहीं था। तो ये पेजर नमा एक छोटी डिवाइस, इसे बीपर भी कह देते हैं, पेजर भी कह देते हैं, इसके ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। और आज भी ये बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि बहुत ही वाइडली यूज हो रहा है। अमेरिका के अंदर भी यूज हो रहा है आज भी, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। अक्सर अगर आपके कोई दोस्त डॉक्टर हैं तो उनके पास पेजर होगा। जब वो हॉस्पिटल से बाहर होंगे तो उस पेजर के ऊपर उनको पैगाम आएगा अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल है, उन्होंने वापस आना है, हॉस्पिटल ने इमरजेंसी में उनसे राब्ता करना है। और भी सिर्फ हेल्थ केयर नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिन्होंने पैगाम रसानी का एक ऐसा मजबूत सिस्टम अपने एम्प्लॉय के साथ या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ रखना है जो रिलायबल हो। मोबाइल फोन की कभी बैटरी खत्म हो गई, कभी उसके सिग्नल चले गए, कभी और मामला चला गया, इसलिए पेजर को रिलायबल समझा जाता है। जो रेडियस बताया जाता है या इलाका बताया जाता है कि इसमें पेजर चलेगा, उसमें फिर पेजर चलेगा, क्योंकि उसको ना आवाज उसमें से गुजरनी है, सिर्फ टेक्स्ट आना है उसके ऊपर और उसने बीप करना है। और अगर हॉस्पिटल में इमरजेंसी है तो डॉक्टर को बता दिया, कोई पेशेंट जो है उसको इमरजेंसी हो गई तो डॉक्टर को लिखा हुआ आ गया। तो पेजर जो है वो आम लोग भी यूज करते थे, जैसे आज आप मोबाइल फोन यूज करते हैं। जब मोबाइल फोन नहीं था तो 90 की दिहाई के शुरू में पाकिस्तान में और दुनिया में 80 से 90 की दिहाई के दरमियान में लोगों के पास पेजर होता था। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस से बाहर हैं, आपको किसी ने बताया कि आप अर्जेंटली ऑफिस पहुंचे तो आपको पेजर आ जाएगा। आप मैसेज उस कंपनी को करते थे, वो कंपनी डायरेक्टली उस पेजर के ऊपर मैसेज कर देती थी। तो पेजर वाइडली यूज होता था। अभी भी मैंने आपको बताया कि आज के दिन भी अमेरिका में डॉक्टर्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पेजर को यूज करते हैं और उनके एम्प्लॉइज, हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो आज भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पेजर्स यूज करते हैं। अब लेबनान की जो हिजबुल्लाह है, जो जाहिर है इजराइल के साथ उनकी दुश्मनी है, बरसरे पैकार है एक दूसरे के साथ, और हिजबुल्लाह फलस्तीन की आजादी की जंग लड़ रहा है और वो लेबनान के अंदर जाहिर है उनके जो भी हेडक्वार्टर्स हैं और सब कुछ है, उन्होंने को 3000 के करीब हांगकांग, अपना ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो, उनसे उन्होंने 3000 के करीब जो है वो पेजर्स इंपोर्ट किए, पेजर्स ऑर्डर किए, क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं अपनी इंटरनल मैसेजिंग। तो अब हिजबुल्लाह इनको यूज कर रहा था अपनी जो भी इंटरनल मैसेजिंग होती थी उसके लिए, और उसके लिए उन्होंने 3000 पेजर ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो, और उसका स्पेसिफिक मॉडल है कोई 9 शायद 9 AP924 उस मॉडल का नाम है, वो उन्होंने ऑर्डर किए। अब जब वो शिपमेंट पहुंची लेबनान में और उसको इस्तेमाल करना शुरू किया गया तो कल 3 बजे दोपहर, जी हां 3 PM रफली 3 बजे दोपहर उन तमाम पेजर्स को किसी ना किसी ने हैक किया, मीन जाहिर है कंप्यूटर के थ्रू हैक किया, और उनके ऊपर एक मैसेज आया। जैसे ही वो मैसेज आया, मैसेज तो रूटीन का था, हम जैसे उनको आते थे, और वो फट गया। अब किसी की, हम आपको फटे हुए की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो अभी तक मौसूल हो रही है मीडिया के ऊपर। किसी की जेब में फटा, किसी के हाथ में फटा, किसी का घर में पड़ा हुआ था उसके बच्चे के पास फटा, किसी की बेगम के पास फटा। इवन जो लेबनान के अंदर ईरानी एम्बेसडर, जो ईरान के लेबनान के अंदर एम्बेसडर है, वो भी जख्मी है, उनका पेजर भी फटा। इसके अलावा और बहुत सारे, एक बच्ची जो है वो जाँ बहक हुई है, 9 लोगों में जो अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं, और 8 अडल्ट हैं जाहिर, और 9 टोटल जो है वो इसमें कैजुअलिटीज अभी तक हो चुकी हैं। 3000 लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके। अब जो ताइवानी कंपनी है उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक तो उन्होंने डिनाई कर दी, उन्होंने कहा कि ये पेजर्स हमने नहीं बेचे। अब हो सकता है पेजर्स उनके हो और किसी थर्ड पार्टी ने बेच दी हो, और हो सकता है जो डिनाइल है वो भी अभी कंफर्म ना हो, लेकिन अभी मीडिया पर उनका डिनाइल आ रहा है। अब हुआ क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस पेजर के अंदर एक तो बैटरी जाहिर है जैसे फोन के अंदर होती है। पेजर को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि मोबाइल फोन की बैटरी तो जल्दी खत्म हो जाती है, पेजर की बैटरी जो है वो हफ्तों
चल जाती है, दिनों चल जाती है। एक दफा चार्ज की, क्योंकि उसके अंदर ना तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी घंटियां बजनी है, ऐसे समझिए जैसे छोटे क्लॉक होते हैं डिजिटल, उनके अंदर आपको पता बैटरी डाली हुई है, तो कई कई दिन चलते हैं, वो कई कई हफ्ते चलते हैं, बल्कि कई कई महीने चलते हैं। तो पेजर जो है उसमें भी बैटरी लंबा अरसा चलती है, तो एक तो बैटरी जाहिर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसके अलावा जो इतलात आ रही है मीडिया के मुताबिक वो ये है कि 2 से 3 औंस, ये तकरीबन इस ट्यूब के अंदर, ये आप देख लीजिए तो मेरी एक उंगली के बराबर तकरीबन ये ट्यूब होगी, ये टूथपेस्ट की ट्यूब है, लेकिन इस टूथपेस्ट की ट्यूब में तकरीबन 2 औंसेस के करीब टूथपेस्ट आ जाता है। तो आप समझिए इतना जो इक्विपमेंट है, आपको सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं कि अब इतना इक्विपमेंट जो है वो इतने बड़े पेजर के अंदर कहीं पर इसके अंदर से जो डालना है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ऐसा इसके अंदर इक्विपमेंट, मैं कह रहा हूं सब्सटेंस कह लीजिए आप, इक्विपमेंट तो नहीं, या कोई केमिकल या कोई मटेरियल, वो बैटरी के साथ 2 से 3 ऑन्सेस जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो डाला गया इसमें। और जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो जाहिर है जब कमांड आई उस मैसेज के ऊपर, उस पेजर के अंदर, तो उस पेजर से वो पेजर फटा, उसके अंदर सिस्टम लगाया हुआ था, और जब वो फटा तो बैटरी फटी, वो पेजर फटा, और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए और जाने लेने के लिए वो जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो उसके अंदर डाला गया था, वो मटेरियल जो है उसने फिर लोगों की जान ली। क्योंकि वो जाहिर है जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो डाला ही इसलिए गया था कि जब वो फटे तो फिर उसमें, अब हमें अभी तक ये तला नहीं है कि वो एक्सप्लोसिव मटेरियल किस नेचर का था, कोई केमिकल था, क्या था, लेकिन जब उस बैटरी और एक्सप्लोसिव मटेरियल ने मिलकर जो रिएक्ट किया उससे लोगों की जानें गई और वसी पैमाने पर ये तबाही आई। अब ये खबर आपको सुनने में बड़ी नॉर्मल सी लगती होगी, ये नॉर्मल नहीं, ये एक नए सफर का आगाज है, एक नए लीथल सफर का आगाज है। आज के बाद आपका मोबाइल फोन, आप सोचिए, अब अगर एक पेजर ये तबाही कर सकता है तो एक मोबाइल फोन आपकी कितनी तबाही करे। अब आप आगे चले जाइए, इससे आपके घर में टेलीविजन है, सोचिए वो कितनी बड़ी तबाही कर सकता है। उसके अलावा क्लॉक है, उसके अलावा हेयर ड्रायर है, और पता नहीं क्या क्या इक्विपमेंट है जो आप यूज करते हैं। जस्ट इमेजिन ऐसे तमाम इक्विपमेंट जो वाईफाई से कनेक्टेड है। आप तो घरों के अंदर जो आपके सिस्टम्स हैं जो हीट को कंट्रोल करते हैं वो भी वाईफाई से कनेक्टेड है, कैमरास लगे हुए हैं वो भी वाईफाई से, आपके टेलीविजन हैं वो भी वाईफाई से कनेक्टेड है, कंप्यूटर्स हैं वो भी, आपका लैपटॉप है वो भी वाईफाई से कनेक्टेड है। तो अब आप गौर कीजिए कि लोगों की जानें कैसे ली जा सकती हैं। अब सोचिए जहाज़ों के अंदर लोगों के आजकल फ़ोन जो हैं वो वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं जब वो जहाज़ में सफ़र कर रहे हो। अब अगर जहाज़ के अंदर ये काम कर दिया जाए, एक ही फ्लाइट में मल्टीपल लोगों के साथ ये काम कर दिया जाए, तो सोचिए पूरी फ्लाइट ही जो है वो खुदा न खास्ता उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इसकी रेमिफिकेशंस जो हैं, जो इसके इफेक्ट्स आने वाले हैं, वो माइंड बॉगलिंग, वो सोच से आगे। ये इजराइल ने काम शुरू किया है। अब तमाम बड़े बड़े जो रिपोर्टेडली हम कहेंगे, जाहिर है इजराइल के कोई उसमें शमूलियत के सबूत तो नहीं, लेबनान कह रहा है कि उन्होंने किया है। 3000 के करीब ये पेजर फट गए हैं, और ये 3 कोई मॉडल है, लेकिन इनमें जो ये आपको बताया है कि जो गोल्ड अपोलो AP924 जो मॉडल है, इसने ज्यादा तबाही मचाई है, इसी में ये मटीरियल था। अब इससे आगे जो कुछ होना है वो आप खुद सोच लीजिए कि लोगों, जो मुल्क है उनका पूरे का पूरा सिस्टम, आप अपने मुल्क के बारे में सोच लीजिए कि आपका नादरा का सिस्टम, आपका एटॉमिक पावर का सिस्टम, आपकी हर चीज़ का, आपके बिजली घर, जब हमारे गवर्नमेंट के ज़माने में हमारी एक दफ़ा बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कैसे हमारा पूरा जो बिजली का सिस्टम है वो भी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है, वो भी जाहिर है नेटवर्क के ऊपर है, वो भी किसी ना किसी तरीके से नेटवर्क्स और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो बाहर से बैठ के क्या कुछ नहीं उड़ाया जा सकता किसी मुल्क के अंदर, ये आप सोचिए। और ये बहुत ही परेशान कुन बात है। ये एक नई जंग शुरू हो रही है, और इसका आगाज तो इजराइल ने मुबैना तौर पर कर दिया है। अब इसका अंजाम मुझे होता हुआ या ये रुकती हुई नजर नहीं आ रही। हर मुल्क इसमें से ऐसी चीजें करने की कोशिश करेगा। अब ताइवान, आपको बताया कि चाइना और ताइवान का भी बहुत ही, चाइना उसको अपना इंटीग्रल पार्ट कहता है, चाइना अपने आप को आजाद कहता है। इजराइल और ताइवान का बड़ा क्लोज कनेक्शन है हमेशा से। तो अब देखने को पता चलेगा कि इसमें उस कंपनी की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, क्या उन्होंने मिलकर किया या उनकी शिपमेंट को दरमियान में टेम्पर किया गया। जब वो शिपमेंट आ रही थी तो दरमियान में उस शिपमेंट को जो है वो बदल दिया गया किसी जगह के ऊपर। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जाने गई हैं, और आने वाले वक्त में ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट जो है वो सेट होने जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह बचाए, लेकिन बड़ी तबाही आते हुए इस वजह से हमें नजर आ रही है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान की खबरों की तरफ लौटते हैं। ये तो जो हुआ वो आपको हमने रिपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान में एक तो जो हमारे MNAs गायब हुए थे, उन्होंने एक अच्छा काम किया है। अच्छा काम मजीद वो ये करें कि अगर वो KP चले जाएं तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। आजम सवाती साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ने उनके लिए महफूज जगह का इंतजाम किया हुआ, और उन्हें जब तक शैतान आजम काजी साहब से जान नहीं छुटती वहां रहना चाहिए, फौरी तौर पर जाना चाहिए। और मजीद उन्हें अपने आप को छोड़ें, पार्टी को, इमरान खान को और पाकिस्तान की आवाम को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। पहले भी ये गैर जिम्मेदाराना हरकत थी कि आपको पता है कि आप खतरे में हैं और आप फिर उन इलाकों में फिर रहे हैं जहां से आप अगवा हो सकते हैं। बहरहाल अभी उन्होंने अपने वीडियोस जारी करना शुरू कर दी। असलम ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब ने वीडियो जारी की है, उसके बाद साद बलोच साहब ने भी की है कि मैं अपना वोट जो है वो इमरान खान साहब के कहने पे दूंगा। लेकिन बहरहाल आपको फिर भी KP जाना चाहिए। आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी बात है कि रिकॉर्ड पे आ गया कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, किसके कहने पे, लेकिन फिर भी आपकी हिफाजत जो है वो इस वक्त बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अगली एक और खबर आपके सामने रखनी जो पाकिस्तान के मीडिया से गायब है। किसी ने पाकिस्तान में आपको नहीं बताया, ना बताएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताना था कि पूरी दुनिया साइबर वॉरफेयर में चली गई है। वहां पर पेजर्स फट रहे हैं और जाने ली जा रही हैं, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का क्या इम्तजाज है कि किस तरीके से दूर बैठे हुए
हुए, बगैर गोली, बगैर गोला, बगैर बंदूक चलाए लोगों को मारा जा रहा है। और दूसरी तरफ गौर कीजिए कि हमारे यहाँ लोगों को नंगा करके उनका जायजा लिया जा रहा है कि वो हमसे कितने मुख्तलिफ हैं, कौन सी चीजें उनके साथ मुख्तलिफ लगी हुई हैं, कौन सी हमारे साथ। इनके सारे एक ही जैसे हैं। हमारे वाले जो हैं वो अपने लोगों को नंगा करके देखने में इंटरेस्टेड हैं और लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने में इंटरेस्टेड हैं। सोचे दुनिया किधर पहुंच गई। लेकिन अभी हमारे मीडिया पूरे में से एक खबर गायब है जो देनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है, 10 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहा है। खुसूसी तौर पर 2019 के बाद जब 370 वो जो आर्टिकल था जिससे कश्मीर की एक रियासत के तौर पर इंडिपेंडेंट स्टेटस था उसको खत्म करने के बाद ये पहला इलेक्शन है। 219 उम्मीदवार हैं और तकरीबन 24 सीटें हैं। 23 लाख वोटर वहां पर वोट डाल रहे हैं और 30% ऐसा वोटर है जो पहली बार वोट डाल रहा है, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। और जो 18 साल के या उससे ऊपर के लोग हैं वो 30% टोटल वोटर में ऐसा वोटर है जो पहली दफा वोट डाल रहा है। वहां पर पुलवामा हो या दूसरी तमाम जगह हो, ये पहला फेज है। फेज वाइज जम्मू कश्मीर के अंदर ये इलेक्शन हो रहे हैं पहले फेज में। और वहां पर जो मैंने रिपोर्ट देखी है वहां पर इलेक्शन मामूल के मुताबिक इस वक्त तक तो होते नजर आ रहे हैं। जिस चीज के ऊपर हमारी तवज्जो होनी चाहिए थी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें बात करनी चाहिए थी, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, जिन चीजों के साथ इंगेज करने की जरूरत थी, हमारी तवज्जो तमाम की तमाम इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है। और उधर हिंदुस्तान कश्मीर में क्या कर रहा है इससे हमें कोई लेना देना। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि हिंदुस्तान वहां जो भी कर रहा है उसको छोड़ें। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान के आपको पता है मारूफ तरीन वकील हैं, बड़े चोटी के वकील हैं, उनके घर पर रेड किया गया है और उनको पकड़ने की कोशिश में घर पर तोड़ फोड़ की गई है। वो घर पर नहीं थे, सबको पता है कि वो इस्लामाबाद में थे। इसके बावजूद लाहौर में उनके घर पर हरासा करने के लिए, तंग करने के लिए, वही बेशर्मी टिपिकल जो है उनके घर पर पुलिस ने रेड किया है। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब और फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, उन दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और जाहिर है इस तरमीम के ऊपर खुलकर बात हुई है और तरमीम में आगे आने वाले दिनों में क्या होना है इसके ऊपर बड़ी ही तफसील के साथ वहां पर बातचीत की गई है। इस बातचीत में फजल रहमान साहब ने फिर दोबारा वही अयादा की और पीटीआई का भी यही एक्सपेक्टेशन है कि काजी साहब की एक्सटेंशन जो है और वो ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बनाने वाला सारा गैर कानूनी काम है ये किसी सूरत ना हो, क्योंकि ये पीटीआई के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के खिलाफ ये काम। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि एक खबर दी गई थी कि पीटीआई ने आईनी तरमीम के लिए रजामंदी का इजहार किया था। उस पर गौहर खान ने कहा कि बिल्कुल ये गलत जो भी कोई बयान दे रहा है, हमें तो मसवदे का ही नहीं पता, तो हमने रजामंदी का क्या इजहार करना था। अफगान कौंसल जनरल जो है वो सफारती अदाब की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। कह रहे हैं पेशावर में किसी तकरीब में थे, वहां पर पाकिस्तान का कौमी तराना चला और उस कौमी तराने के ऊपर वो खड़े नहीं हुए और उनको शायद अब खबरें हैं कि शायद उन्हें डिमाश किया जाए। इस मामले को वैसे अच्छे तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। हमें एक नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ हर मामले को हम एक तो मीडिया में, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छा काम किया गलत किया, उन्हें आदाब का ख्याल रखना चाहिए और हर जगह पर हर मुल्क के कौमी तराने का एहतराम होना चाहिए। हमारा कौमी तराना हमारे लिए अहम है, इसलिए हमें अच्छा लगेगा वो एहतराम करें। लेकिन ये डिमार्च करना और मामलात को ऐसे मीडिया में उछालना एक ऐसे मुल्क के साथ जिसके साथ हमने सारी जिंदगी रहना है, मेरे ख्याल में इस मामले को खुश असलूबी से करना चाहिए। लेकिन लग ये रहा है कि हम बड़े अतावले हैं अफगानिस्तान के साथ, हम हर सूरत कोई ना कोई वहां पर ट्रिगर करना चाहते हैं सिचुएशन को, इसलिए हर होने वाली सिचुएशन को हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अजमल जामी साहब मारूफ सहाफ़ी हैं, उनकी खबर है कि हुकूमत ये समझ रही है कि अगर काजी साहब की छुट्टी हो गई तो हमारी भी छुट्टी हो जाए। अगर काजी साहब चले गए तो हमें भी फारिग कर दिया जाएगा, हम भी फारिग हो जाएंगे। ये हमारी हुकूमत तभी तक है जब तक काजी साहब, अगर उनकी एक्सटेंशन ना हो सकी तो वो चले जाएंगे। पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ हर सूरत काजी को रखना चाहते हैं और आसिम मुनीर साहब इतने सीरियस नहीं थे। अब क्योंकि काजी साहब के थ्रू आसिम मुनीर साहब को भी बेल आउट किया जा रहा है, तो क्योंकि उनको सिक्योरिटी वो ऑफर की जा रही है जिसका उन्हें खतरा था कि अगर काजी और नवाज शरीफ हुए तो हो सकता है मुझे एक्सटेंशन ना मिले, तो इस सूरत में वो भी राजी हैं कि काजी साहब रुक जाएं। मुनीर मलिक साहब जो मारूफ वकील हैं, उन्होंने बताया कि 16 रिटायर्ड जजेस ने उन्हें राब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें पिटीशन करनी चाहिए फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो तरमीम हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शब खून मारा जा रहा है। मैं भी हैरान हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हिम्मत करनी चाहिए। वो अगर काजी को ही देखते रहेंगे तो काजी तो अपने मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही तबाह कर दे। छोटे छोटे मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुल जाती थी,